नमस्कार। न्यूज़.इन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। विशेष रूप से कनाडा के साथ अब जो ये कल से हमारा जो गणित जो है बिगड़ गया है, अचानक से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अचानक से सामने आया है। अचानक कुछ होता नहीं है। जो भी होता है उसकी नींव जो है वो बहुत पहले रख दी गई होती है। फिर अचानक जब सामने आता है इसलिए वो अचानक लगता है। तो वो जो उन्होंने अपना हमारे डिप्लोमेट को कहा कि भैया आप बोरिया बिस्तरा बांध के निकल जाओ, और हमारे सरकार ने ये कह दिया उनके डिप्लोमेट को भी आप भी 5 दिन का छोड़ दो। ये क्यों हुआ, इस पर हमने कल बात की थी। कारण उसका ये बताया गया कि वो जो हरदीप सिंह निज्जर है, जो कनाडा के सिटीजन है, और वो वहां उनकी गोली मारकर जून में जो है हत्या कर दी गई, और कनाडा की सरकार ने कहा कि इस हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट्स जो है उनका रोल है। उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो टॉप डिप्लोमेट है वहां पे, राय साहब, मेरे ख्याल से राय साहब नाम है उनका, वो रो के जासूस हैं, ये भी कहा है। और उसके बाद फिर मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है। अमेरिका ने भी चिंता जताई, व्हाइट हाउस से भी इसका जो है इस पर टिप्पणी की गई, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भी इस पर टिप्पणी की। ठीक है, और भी बहुत सारे अब देश जो है उसमें लग रहा है कि इस जो कनाडा का जो कंसर्न है उसमें वो जुड़ते जा रहे हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में हमारे भारतीय जो है वो कनाडा में रहते हैं। उसमें पंजाब से वहां गए हुए हमारे भारतीयों की संख्या भी बहुत बड़ी है, और गुजरात से कनाडा गए हुए भारतीयों की संख्या भी बहुत बड़ी है, और भी देश के अन्य प्रांतों से लोग वहां जाके बसे हुए हैं, जो कि वहां का नागरिकत्व ले चुके हैं, सिटीजनशिप उनको मिल चुकी है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो वहां पढ़ाई करने के लिए गए हैं, या तो वर्क वीजा पे गए हैं, ये भी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमने सोचा कि हमारे दर्शक भी हैं, हमारे परिवार के दर्शक परिवार के एक सभ्य हैं विशाल जी, जो स्थायी हो चुके हैं कनाडा में, और कुछ अपने निजी काम से जो है वो भारत आए हुए हैं वापस कुछ दिनों के लिए। तो उनका फोन आया हम पर। उन्होंने कहा कि मयूर भाई, इस पर हमने वो प्रोग्राम तो देखा, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो भारतीय कनाडियन होने के नाते हमको लगता है कि करनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई आप भी आ जाइए हमारे कार्यक्रम में, क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन देंगे वो इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल फर्स्ट हैंड होगी। आप वहां रह रहे हैं, आप स्थायी हैं, आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं वहां पे, और आपका परिवार भी वहीं है। तो मैंने कहा, मुझे लगा कि ये एक बहुत सही अवसर होगा कि जहाँ जो कनाडा में रह रहे हैं, जो स्थायी हैं, वैसे भारतीय के साथ एक बात की जाए, और उनसे बहुत सारी जो मन में तो बहुत सारे सवाल है वो भी पूछे जाए। तो मैंने उसको आज आमंत्रित किया है, तो उनको मैं जोड़ रहा हूँ हमारे कार्यक्रम में। तो आप सब जो है इनका स्वागत कीजिए। विशाल शिवरे जी हैं, और वो हमारे, मैंने कहा, दर्शक परिवार के सभ्य तो है ही हैं, लेकिन कनाडा में रहते हैं, स्थायी हैं। धन्यवाद मयूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि मैं आज पढ़ रहा था, मैं कुछ चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने कुछ चीजें रखी है मेरे सामने, तो मैं उसमें से खोल के आपको जो है बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरी जानकारी सही है या गलत है। पहले तो आप इस पर जो है टिप्पणी जरूर करें कि ये जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, ये इनके पिता भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं कनाडा में, ठीक है, और वो जो बहुत विवादास्पद व्यक्ति तो माने जाते हैं। तो ये क्या इनकी कोई एक वो हो सकती है, एक तरह के प्रोपेगेंडा हो सकता है, या इसका बहुत बड़ा आरोप लगा है भारत पर? पहले मैं उस चीज को समझना चाहता हूं कि वो उनको कितना सीरियसली लिया जाता है कनाडा में, ये बताएं जरा आप। मयूर भाई, जस्टिन ट्रूडो साहब के पिताजी कनाडा के प्रधानमंत्री थे, और वो बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री थे। जस्टिन ट्रूडो साहब भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और जस्टिन ट्रूडो साहब कंट्रोवर्शियल तो नहीं, लेकिन पॉपुलर जरूर है। उनकी बहुत ख्याति है पूरे कनाडा में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, और वो दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं, और बहुत बड़े कनाडा के जनता की वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, जिस तरह से मोदी जी भारत में पॉपुलर हैं, उस तरह से ट्रूडो साहब कनाडा में पॉपुलर हैं।
क्योंकि ये भी यहाँ हमारे मीडिया में कुछ ऐसी चीजें जो है वो छप रही है, तो मैं उसको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ कि भाई कुछ यहाँ हमारे यहाँ ऐसा भी छपा है कि ये जो ट्रूडो साहब जो हैं वो ओंटारियो से आते हैं बिल्कुल, और ओंटारियो से नहीं, वो उसके बगल में एक प्रांत है, जी, वहां से आते हैं। अच्छा, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो सिख समुदाय है हमारा, हमारे जो भाई बहन सिख भाई बहन है जो, वो ब्रैम्पटन, सरे, कैलगरी और एडमंटन, ये 4 शहरों में उनकी बड़ी तादाद है। ये सच है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, इन 4 शहरों में बहुत ज़्यादा तादाद अच्छा, में है। हाँ, और इन 4 शहरों में लगभग जो जनप्रतिनिधि हैं आजकल, वो भी सिख समुदाय के ही हैं। और सिख समुदाय का कनाडा के चुनाव पर, उनके इलेक्शंस पर, उनके मतदान पर बहुत बड़ा असर है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ये जो ट्रूडो परिवार है, उनका कनाडा की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्चस्व है और अगर उनको अपना ये राजनीतिक वर्चस्व और अस्तित्व अगर टिका के रखना है, तो उनको अपने उस क्षेत्र में जहाँ आप कह रहे हैं ओंटारियो के बगल का है, वहाँ उस पूरे इलाकों में उनको सिख समुदाय को कहते हैं कि मतलब कि उनको बिल्कुल हथेली पे रखना पड़ेगा और ये कहा जा ये रहा है बात कि वो जी, इसीलिए जो है इस चीज को बल दे रहे हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अ, आप थोड़ा जोर से बोलिएगा। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। जी, सिख समुदाय जरा का विस्तार से बताएं। कनाडा के मतदान पर काफ़ी प्रभाव है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं इस बात को नहीं मानता, पहला। दूसरी बात, जो ट्रूडो साहब कह रहे हैं, वो उस कनाडा की राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई है। वो लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, ये पार्टी लिबरल पार्टी है। यहाँ पे कानून व्यवस्था और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सबसे अहम होता है। यहाँ पर लोगों को सिविल लिबर्टीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन सब चीज़ों का अपना अलग महत्व है। और यहाँ के प्रधानमंत्री या कोई भी व्यवस्था किसी दूसरी व्यवस्था में इंटरफेयर नहीं कर पाती है। अभी कुछ समय पहले का ही एक केस था, जहाँ पर एक चाइनीज़ एक हवाई की सीईओ सीएफओ थी, उनको इमिग्रेशन पे पकड़ लिया था। बहुत सारे प्रेशर के बाद भी ट्रूडो साहब ने उनको पूरे लीगल प्रोसीजर के बाद ही वो चाइना कनाडा से जा पाईं। तो नहीं, नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि उनको ये बात वो किसी प्रेशर में आके कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पर एक आरोप ये लग रहा है विशाल जी कि और भी जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, कुछ 19 घटनाओं की बात कर रहे हैं जहाँ पे भारतीय समुदाय पर या उनके मंदिरों पर या इन सब पर जो है वो हमले हुए हो या कुछ उनके खिलाफ हरकतें हुई हो, हिंसा हुई हो, पर वहां पे ट्रूडो साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे आरोप भी यहाँ हिंदुस्तान में लग रहे हैं अभी। जी, इस तरह की घटनाएँ हुई हैं। और इस तरह की घटनाएँ एक किसी मंदिर में या किसी स्वामीनारायण के मंदिर में या अन्य तरह के मंदिरों में ग्राफ़िटी बनाने की, उनके दरवाज़ों पर कुछ लगाने की घटनाएँ हुई हैं। उन घटनाओं, चूँकि वो लोकल पुलिस के अंतर्गत आती हैं, उन लोकल पुलिस ने उन घटनाओं का संज्ञान लिया है। उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं समय-समय पर। जब ये घटनाएँ हुई थी, तब हमको भी बड़ा कंसर्न कर रही थी सिटीज़न। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, सब लोग, हमारी कम्युनिटी बड़ी कंसर्न थी इन सब बातों से, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से काफ़ी दूर नहीं हुआ था। तो हमने इसको क्लोज़ली मॉनिटर किया था। वहाँ की पुलिस ने बाकायदा इस पे स्टेटमेंट जारी किए। उन्होंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए और आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए काफ़ी सारे प्रयोजन भी किए हुए हैं। तो इसमें ट्रूडो साहब का कोई लेना-देना नहीं है। वो लोकल काउंटी और लोकल जो विशेष क्षेत्र है, उसका ही था और उन्होंने उस पे समय-समय पे कदम लिए हैं। अच्छा, अब जो है एक मूलभूत सवाल, अब ये दोनों देशों के बीच में जो राजद्वारी संबंध है, विशाल भाई, अब हमने सबने देखा कि अब उन्होंने हम पर सीधा आरोप लगा दिया कि आपने हमारे सार्वभौमत्व पर जो है वो प्रहार किया है, हमारे सिटीजन को आपके एजेंट्स ने आके मारा है। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो उसको व्हाइट हाउस से भी जो है वो एंडोर्समेंट मिला है, उन लोगों ने भी चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया से चिंता जो है प्रकट हो रही है कि भाई हाँ, ये तो अगर ये मतलब जाँच की माँग हो रही है कि हम इस पर जाँच करना चाहते हैं और अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो फिर आपका इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है। तो बुला के बोल दिया गया कि आप जाइए, ठीक है? हमारे हमारे जो एम्बेसडर थे उसको।
उन पर रो के जासूस होने का आरोप लगाया गया, और ये हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ। तो मतलब कि अगर हमारे, आप बता पाएंगे कितने भारतीय कुल मिला के एक अंदाजे से कि कितने रहते होंगे, और क्या उन पर क्या असर पड़ सकता है इस तनाव का? बिल्कुल, बिल्कुल। मयूर जी, आपको जो घटनाक्रम हुआ है उसको 2-3 पहलुओं में देखना पड़ेगा। जी, पहला पहलू है जो राजनीतिक पहलू है, या ये किस कारण से इंस्टिगेट हुआ है। दूसरा पहलू है वहाँ पे रहने वाले भारतीयों पे इसका क्या प्रभाव है। तीसरा पहलू है ये भविष्य में किस तरह की जगह पहुँचेगा। तो जी, पहले अपन इस बात पे बात करते हैं कि आखिर ये इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जी, इसमें कोई शक नहीं है, जब से भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से भारत की छवि में बदलाव आया है। जी, पहले भारत को एक एक डाइवर्स कंट्री के रूप में देखा जाता था, विविधता जी, के रूप में देखा जाता था, जी, और आजकल भारत को एक डिवाइडेड कंट्री के रूप में देखा जाता है। मोदी जी ने उसको प्रेजेंट किया है। मोदी जी की जो पूरी आइडियोलॉजी है, या पूरी जो उनका कम्युनिकेशन है पूरी विश्व से, उससे ये प्रतीत हुआ है कि भारत एक डिवाइडेड या बटा हुआ देश है। जो एक मिनट विशाल जी, एक मिनट। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कनाडा में रहते हैं, ठीक है, वहां स्थायी हैं। अच्छा, वहां आपको ये लगता है कनाडा में रहते हुए कि वहां कनाडा में जो है वो भारत की छवि अब डिवाइडेड कंट्री के रूप में है, ये कहना चाहते हैं आप? जी, ये अकेला कनाडा की बात नहीं है, ये पूरी विश्व की बात है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, सभी जगह इस तरह से पहले भारत को एक डाइवर्स कंट्री के रूप में देखा जाता था। जितने भी विश्व की डेमोक्रेसीज़ हैं, जनतंत्र हैं, वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सारे लोग विविधता में रहना जानते हैं। वो उस विविधता में, उस डाइवर्सिटी में कैसे रहा जाए, कैसे उसको रिस्पेक्ट किया जाए, वो इस बात को समझते हैं। लेकिन जब से भारत की छवि को डिवाइडेड कंट्री के रूप में या हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रकट की जा रही है, तब से वो ये बहुत बड़ा एक भारत की छवि पे असर पड़ रहा है कि हम लोग एक डिवाइडेड कंट्री हैं। और जब आप इस बात को बोलते हैं कि हम डिवाइडेड कंट्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बात सामने आती है कि सारे जो अन्य देश हैं, वो इस सब बात का फायदा लेना चाहते हैं और आपको नीचे दिखाने के लिए सब तरह से प्रयास करना चाहते हैं, और वो उस पे कर रहे हैं। तो ये इसी तारतम्य की हुई घटना है, और इसी तारतम्य की हुई घटना बाकी सारे देशों में हो रही है। ये तो अच्छा, एक पहले ये ये एक डिवाइडेड, पहला मुद्दा है। मतलब मैं सब क्वेश्चन है मेरा, ये डिवाइडेड कैसे प्रेजेंट हो रहा है आपके वहां, कैसे, मतलब हाउ, आप वहां बैठे बैठे आप लोगों को कैसे ये पूरे सब बाकी विश्व के देश को लग रहा है? हमारे प्रधानमंत्री तो लोकतंत्र को सबसे पहले आगे रख के बात करते हैं, तो फिर वहां ये छवि डिवाइडेड, देश अब, हिंदुस्तान अब डिवाइडेड हो चुका है, वो डाइवर्स नहीं रहा है, ऐसी छवि किस आधार पर वहां बनती हुई नजर आ रही है, या कैसे बनी है? अगर इस पर अगर आप रोशनी डाल दे थोड़ी तो। जी, ये छवि, भारत की छवि आज विश्व पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया से, और सभी तरह के आईटी इंस्ट्रूमेंट से। आज जो भारत में होता है वो सीधा-सीधा कनाडा में लाइव स्ट्रीम होता है, या कनाडा में जो होता है वो सीधा-सीधा इंडिया में स्ट्रीम होता है। जो भारत की सोशल मीडिया है, जो भारत की पैरेलल मीडिया है, या भारत की जो टेलीविज़न मीडिया है, वो इस बात को दिखाती है कि भारत एक अब डिवाइडेड कंट्री है, यहाँ पर डाइवर्सिटी का कोई और किसी तरह का रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात आज कल की ही बात देख लीजिए, किसी एक बड़े टीवी चैनल ने अपने उसमें न्यूज़ लगाई थी कि अब भारत और कनाडा की फ़ौजें आमने-सामने। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है इस तरह का, लेकिन वो फ़ौजें आमने-सामने हो रही है टीवी पे। सो ये जो मीडिया के द्वारा जो छवि बनाई गई है, इसका वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे और हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम उस छवि का माइलेज लेने के लिए कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जिसके कारण से ये हमारी छवि बनी है, और ये बहुत ही घातक घातक चीज़ है वहाँ रहने वाले भारतीयों के लिए और भारतीय समुदाय के लिए। ये बड़ी आपने बड़ी डराने वाली बात कही है अभी विशाल भाई, आप, क्योंकि आप वहां, आप तो वहां स्थायी नागरिक तो है ना आपके पास, तो कनाडा का आपके जी, पास, बिल्कुल। ऐसा कुछ जी, है ना? जी, और मेरे ख्याल से काफी काफी साल से वहां रह रहे हैं आप, बिल्कुल, और आपके व्यवसाय को, हमारी जो बात हुई थी इसके चलते आप घूमते भी हैं, बहुत सारा आपका बिल्कुल, प्रवास बिल्कुल, भी और देशों में होता है। बिल्कुल। ये अगर अगर हमारी टेलीविजन चैनल, जो जो हम तो इनको यहाँ गोदी मीडिया कहते हैं, अगर जी, उसको देख के अगर वो छवि बन रही हो, तो वो तो बड़ी खतरनाक बात कही आपने।
मतलब वो कोई आधिकारिक स्पोक्स प्रवक्ता तो है नहीं सरकार के, तो उनको देख आधिकारिक के प्रवक्ता आधिकारिक प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से भारत की छवि को प्रेजेंट करते हैं, जी भारत मोदी जी के आने से पहले, मोदी जी के आने के बाद, और जो विश्व गुरु की छवि को प्रेजेंट किया जाता है, वो सारी चीजें आज विश्व पटल पर भारत की छवि को डिवाइडेड कंट्री के रूप में खड़ा करती हैं, ना कि डाइवर्स कंट्री के रूप में। चलो ये तो बड़ी आपने एक यहाँ जो अंधभक्त हैं जो चश्मा लगा के या तो आंख बंद करके जो सो रहे हैं उनके लिए जगाने वाली बात कही। अगर उनके कान तक ये बात पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हम नहीं जानते थे, हमको तो लग रहा था कि भाई जब भी मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो इंडियन डायोस्फोरा जो होता है, भारतीय समाज के लोग जितने भी होते हैं वहां पे, वो ढोल और ताशे लेकर पहुंच जाते हैं, ब्यूगल बजा देते हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। ये सब तो हम तो, और क्योंकि प्रधानमंत्री आधा साल तो शायद वो अन्य देशों में घूमते फिरते रहते हैं, तो हम जी, तो वो जो बिल्कुल, दृश्य देखते हैं आपकी बात एकदम तो हमको सत्य तो है। लगता है कि मैं भैया आपको इस पे एक बात आपको बताता हूँ। हम्म, मोदी जी अमेरिका मेडिसन स्क्वायर में आए थे 2014 या 15 में। जब मोदी जी मेडिसन स्क्वायर में आए थे, उससे पहले मोदी जी का वीजा अमेरिका ने रद्द किया हुआ था, और उनकी जी अमेरिका में आने पे बैन, और काफी अन्य देशों में उनके आने पे बैन लगा हुआ था। चूंकि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ में एक हेड ऑफ द स्टेट के नाते उनको डिप्लोमेटिक वीजा और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला, और उसके तहत वो उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। उस यात्रा में बहुत सारे भारतीय उत्साहित थे, बहुत सारे सभी क्षेत्रों के भारतीय उत्साहित थे। उस प्रोग्राम में मैं भी गया था, मैंने भी शिरकत की थी, और जब उस प्रोग्राम में गया था तो एक अलग तरह का भारत दिखा था मुझे। अभी रिसेंटली मोदी साहब अभी अमेरिका गए थे, वॉशिंगटन में। उस प्रोग्राम में अब कोई नहीं था मयूर भाई। उस प्रोग्राम में केवल और केवल गुजरात के लोग थे, और कोई नहीं था उसमें। तो मोदी जी की छवि अच्छा जो थी, मोदी जी की जो छवि भारत के प्रधानमंत्री की थी, एक बड़े देश की और और एक डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री की थी, उस छवि से अब आज की डेट में कोई भी अभी जो प्रोग्राम माननीय मोदी जी का हुआ वॉशिंगटन में, उसमें मात्र और मात्र गुजरात के लोग थे और कोई नहीं था। अच्छा, ये तो अब हमारे लिए तो ये आंखें खोलने वाली बात है। हम तो मानते थे कि आप वीडियो देख लीजिए उसके। आप वीडियो वीडियो में तो वो दिखते हैं, ज्यादातर गुजराती ही दिखते हैं, वो बात सही है, लेकिन हमको गुजराती लगा ही कि हैं, और और उसका भी लोग तो साइज भी होंगे। छोटा, उसका साइज भी बहुत छोटा था। जो पहले प्रोग्राम हुए थे उनके साइज बहुत बड़े हुआ करते थे, वो बहुत ही ग्रैंड रूप से हुआ करते थे। इसका जो प्रोग्राम हुआ उसका साइज भी बहुत छोटा था। तो मतलब ये भी मान लिया जाए कि ये जो फ्रांस में गए थे और फ्रांस में भी जो हुआ, एक पूरा भव्य एक उन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा से बात की, जब वो हर जगह जाते हैं करते हैं, तो वो भी शायद हमने वहां भी गुजराती ही देखे ज्यादातर। तो मुझे लगता है शायद यही अब चल रहा है कि मैक्सिमम जो गुजराती लोग हैं वो शायद जा रहे हैं। और मयूर भाई, एक और आप बात समझिए, गुजराती माइग्रेशन वर्ल्ड वाइड 1920 1914 के समय चालू हुआ था, और ये चलता ही गया। आपने देखा होगा शायद महात्मा गांधी भी पहले विदेश गए थे, साउथ अफ्रीका गए, अमेरिका गए, यूके में पढ़ाई की थी। तो गुजराती लोगों का बाहर और खासकर अमेरिका जाने का बहुत बड़ा उनका एक अट्रैक्शन है, और वो अभी भी जी आज भी कंटिन्यू है। और हमारे नौ वो बहुत नौ सालों नौ से। मैं बताऊं आपको, आप बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा वरना मैं भूल जाऊंगा। इसलिए अभी भी 9 लोग, अभी आज की तारीख में 9 ऐसे लोग हैं जो गुमशुदा है, जो यहाँ से अमेरिका घुसपैठ के लिए निकले थे। बिल्कुल, उनका अता पता मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, आए दिन ये बिल्कुल। हमको खबरें मिलती है गुजरात से कि वो इलीगली कहीं से भी जाना चाहते हैं, समृद्ध लोग। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा है, जिनका यहाँ पे 1-1.5 करोड़ का घर होता है, जमीन होती है खेती की, कोई तकलीफ नहीं होती है, उनको भी जो है अमेरिका जाना है, और कनाडा भी, या तो कनाडा, अमेरिका नहीं तो कनाडा जाएंगे, इलीगली घुसपैठ करनी है। बर्फ में, ठंड में जो है वो मर जाते हैं। ऐसे 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 बहुत सारे किस्से आते हैं। नदी में नाव उलट जाती है, मर जाते हैं। आए दिन ये हमारे यहाँ गुजरात से किस्से आ रहे हैं। हमारे अब मैं जो आपको एक किस्सा हमारे जो बताता हूँ पूर्व इस पे। पूर्व पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे थे नितिन पटेल, उन्होंने 2 साल पहले एक बयान दिया था जब वो उस पद पर थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रोजगार के इतने माध्यम है नहीं, तो लोग पैसा खर्च करके चले जाते हैं और जान अपनी जोखिम में डालते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एक अपने स्पीच में कहा हुआ है। मयूर तो भाई, अब मैं वो तो आपका है। ध्यान एक और चीज पे दिलाना चाहता हूँ, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कनाडा की सरकार और मिस्टर ट्रूडो ने किस तरह का रवैया अपनाया पास्ट में। अभी आपको ध्यान होगा, कई महीने पहले एक परिवार
कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर फंस गया था, जिसके अंदर उनकी बर्फ में जमने से मौत हो गई थी। मौत हो गई। उसमें 2 बच्चे थे और 2 एडल्ट्स थे। कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। ट्रूडो साहब के ऑफिस ने खुद ही अपने इंटरफेरेंस किया उस पूरे मामले में। उनको उनके संग जिन लोगों ने किया था उन सबको अरेस्ट किया। ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस और बॉर्डर फोर्सेस और कैनेडियन बॉर्डर फोर्सेस ने किया। उस पूरे ऑपरेशन में जो भी संभव था वो सब मानवीय आधार पर प्लस लीगल तौर पर उन लोगों को दिया गया, उन लोगों को न्याय दिलाया गया, उनके कल्प्रेटों को पकड़ा गया। यहां तक कि हिंदुस्तान से भी बताया गया कि ये लोग की वजह से आपके 4 नागरिक मरे गए हैं और ये गलत बात है। तो कनाडा की सरकार कानून, डेमोक्रेसी और सिद्धांतों से चलती है। अच्छा, अब एक जो मूल सवाल मेरे मन में अभी कब से जो है, अब ये जो हुआ है, तनाव पैदा हो गया है, टेंशन एक क्रिएट हुई है विशाल भाई, इसके चलते आप जैसे जो लाखों लोग वहां हैं, वो उनके मन की स्थिति क्या है अभी? बिल्कुल, मैंने आपसे इसी बात से करना चाह रहा था। वहां पे लाख कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में लाखों की संख्या जी, में भारतीय रहते हैं। जी, वो नौकरी करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने-अपने क्षेत्रों में बड़ी जगह पहुंच चुके हैं। जी, आज मेरी परिवार को इस बात का डर है कि कनाडा में कहीं हमारे परिवार पे हमला ना हो जाए। और ये डर कोई गलत नहीं है, ये बड़ा ही जेन्युइन डर है। मैं आपको इसकी सच्चाई का या इसकी उसका अंदाजा भी देता हूं मैं, कि जी, आपको शायद ये पता हो कि कई दिन पहले कनाडा में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए जहां पे भारतीय डिप्लोमेट्स की फोटो लगा के उनके ऊपर डार्ट से या किसी चीज से निशाने लगाए गए और बोला जी। गया कि इनको मारना है, वांटेड एंड अच्छा, इनको मारना है, डेड और अलाइव। इससे पहले कई मंदिरों की दीवारों पर ग्राफिटी लिखी गई, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लिखे गए, हिंदुस्तान के झंडे को गलत तरह से पेश किया गया। ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि ऑलरेडी प्री वार्निंग्स आ रही हैं। अब फ्लैश पॉइंट आ चुका है और किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ बड़ी घटना हो सकती है किसी भी नागरिक के साथ या किसी भी स्थिति के में। तो या हम लोग इससे बहुत ज्यादा चिंतित हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप पे हमारा जो कल्चर है, हमारा जो समाज है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, वो बड़ा चिंतित है। सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, ब्रैम्पटन मॉम्स, टोरंटो मॉम्स, बहुत सारे ग्रुप हैं जिस पे इस तरह की चिंता है वो वाकई में जता रहे हैं। और ये मयूर भाई, ये सीरियस मुद्दा है। मैं भारत सरकार से, चूंकि हम भारत के नागरिक हैं, पहला हमारा जो है हमारे भारत के ऊपर है, मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे लोगों की सुरक्षा और के लिए या तो व्यवस्था करें या कैनेडियन गवर्नमेंट से इंश्योर करें कि दिस काइंड ऑफ फ्लैश पॉइंट शुड नॉट और मे नॉट अफेक्ट अस एंड आवर किड्स। मुझे एक चीज बड़ा साफ अगर बता पाएं आप, आपके अपने निजी परिवार, आपके परिवार पर और निजी जीवन पर कल से आज तक क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल, 2 बातें हुई हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कि सुबह बस से जाते हैं और शाम को बस से आते हैं। चूँकि ये सब हुआ उस वक़्त वहाँ पे रात हो रही थी और सुबह होते-होते सब अनफ़ोल्ड हुआ और छुट्टी थी, उसके अगले दिन स्कूल जाना था। तो मेरे परिवार और मेरी बीवी और मेरी वाइफ़, शी वाज़ नॉट कॉन्फिडेंट टू ड्रॉप देम इन द बस। शी सेड कि शी विल गो एंड ड्रॉप देम बाय द कार। दिस इज़ मतलब कि क्वाइट आपकी पत्नी जो है, उन्होंने वो इतना मतलब सहम गई कि उन्होंने एक 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 ये डेवलपमेंट से ये डिसाइड किया कि वो बच्चों को जो रूटीन में बस में भेजती है स्कूल के लिए, वो नहीं भेजेगी और खुद अपनी गाड़ी लेकर, कार लेकर उनको छोड़ने के लिए और लेने के लिए जाएगी। ये एक बिकॉज़ करे आप। बिकॉज़ वो सेफ नहीं फील कर रही हैं अब। अच्छा, और दूसरी बात? आपने कहा 2 वो बातें। सेफ अब वो सेफ नहीं फील कर रही हैं और ये स्कूलों में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, अकेला रूट पे नहीं, स्कूलों में भी इस तरह की घटनाएं होने के चांसेस हैं। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस बात का संज्ञान लिया है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन ये बात बहुत ही गंभीर है। हम लोग वर्क प्लेस में काम करते हैं, हम लोग कैनेडियंस के बीच में काम करते हैं। हमको वाकई में इस एक सुरक्षा की भावना हमारी कम हुई है
और हमको अब चौकन्ना रहना पड़ता है और रहना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत दिनों से हमारे रिश्तेदार इस बात की चर्चा कर रहे थे, लंदन में इस बात की चर्चा कर रहे थे, कनाडा में कई ऐसी जगह हैं जहाँ हम लोग संडे को घूमने जाते हैं और वहाँ पे गुरुद्वारे में इस तरह का सब हो रहे थे। तो मैंने भी कई भारतीय अथॉरिटीज को उनकी बात में नोटिस में लाया, बट अब जो मामला है वो ओपन इन द आउट है एंड हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी सुरक्षा के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे या कुछ और इंश्योर करे। विशाल जी, हम लोग आपको कैसे, मतलब हाउ डू वी रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज यू, लाइक इंडियन कैनेडियन या कैनेडियन इंडियन, कैसे कहेंगे आप? जो हमारी कम्युनिटी है वहां जो कैनेडियन इंडियन, कैनेडियन इंडियन कहेंगे ना? शकल से तो आपको इंडियन लग ही रहे हैं, अब पासपोर्ट चेंज हो गया उससे क्या अंदर पड़ता है? नहीं, मतलब कि वो इंडियन डायस्पोरा को वहां पे, जैसे अमेरिका में हो गए तो अमेरिकन इंडियन हो गए, अब कनाडा में हो गए तो कैनेडियन इंडियन हो गया। जितने भी भारत से गए, जितने भी हमारे भाई बहन जहाँ रहते हैं, तो अच्छा, ये जो G20 समिट में जो ट्रूडो साहब आए थे, उसको लेकर भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही थी, लेकिन अगर आप जानते हो, ज्यादा जानकारी दे दो कि कुछ समय की बर्बादी को लेकर, हमारे जो तामझाम उसको लेकर भी कुछ बातें थी क्या? ऐसे कुछ किस्से हैं क्या? जी देखिए मयूर जी, एक मैं उससे पहले एक दूसरी आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम लोग कनाडा में काम करते हैं, हमारे साथ में काम करने वाले जॉन, जस्टिन, अब्राहम यही लोग हैं। हमें उन्हीं के साथ मिलके अपना जीवन गुजारना है, हमें उन्हीं के साथ मिलके काम करना है। आज भारत की टोटल आबादी का 3 से 4% जो आबादी है वो भारत से बाहर रहती है और भारत में करीब करीब 75 बिलियन डॉलर वो हर साल भारत भेजते हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम है भारत सरकार के लिए। 75 बिलियन? 75 बिलियन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस बाय इमिग्रेंट्स इज डन बाय इंडियंस टू इंडिया। बहुत बड़ी बात है ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स अगर किसी कंट्री में अपने देश को पैसा भेजते हैं तो वो हिंदुस्तानी है और वो आंकड़ा 75 बिलियन डॉलर का है। अच्छा, ये आंकड़े का सोर्स क्या है, मैं पूछ सकता हूँ? इंटरनेशनल रेमिटेंस, लीगल थ्रू बैंक चैनल्स एंड थ्रू मनी रेमिटेंस। दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि कहां से हम लोग ये आंकड़ा दे रहे हैं। नो, भारत सरकार खुद बोलती है, भारत सरकार खुद बोला है कि हमारा पिछले कई सालों में 2 साल में हमारा रेमिटेंस है जो इंडिया में बढ़ा है, तो वाकई में बढ़ा है और वो सब सारा रेमिटेंस भारतीय अपनी मेहनत से कमा के और फिर ही इंडिया भेजते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मयूर जी, आप जहाँ तक ऐसी एक भ्रांति है कि मोदी जी के आने के बाद इज्जत बढ़ी है हमारी। देखिए, इज्जत किसी समाज में आपको दी नहीं जाती, आपको इज्जत ली जाती है, कमाई जाती है इज्जत। और वो इज्जत आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से, आपके चाल ढाल से, आपके काम प्रोफेशनलिज्म से वो आपको अर्न करना पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी बिल्कुल। और जो कि हमारे भारत के लोगों ने सालों साल काम करके वो इज्जत अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह, और इन्हीं कारणों से वो आज वहां पे प्रधानमंत्री हैं कई देशों में वो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इस तरह से हैं। वो वहां के लोगों से इज्जत जब उनको देते हैं तभी वो बने हैं, या उनकी बात वो लीडर समझते तभी वो बन पाए। इज्जत का कोई, आप इज्जत किसी से छीन नहीं सकते, आप इज्जत को आपको कमाना ही पड़ेगा। तो जहां पे आप ये सोचना कि इज्जत अपनी बढ़ी है, ये इज्जत आप किसी को डरा के इज्जत नहीं ले सकते। आज की डेट में भारत के लोगों का एक डरा हुआ या डराने या धमकाने जैसी स्थिति खड़ी हो रही है और हम उससे इज्जत नहीं ले पाएंगे। हमारे लिए दिन पे दिन कनाडा में, अमेरिका में रहना डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के दूसरे देशों के प्रति जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का जो रवैया है वो डराने वाला है, ये कहना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। आज आप अमेरिका, आज एक टीवी चैनल पे ये न्यूज चल रही है कि भारत और कनाडा की सेना आमने सामने, देखते हैं कौन कितना बड़ा। अब इस परिस्थिति में आप मुझे बताएं, कौन सी कनेडियन कंपनी मेरे को काम देगी? कौन सी कनेडियन कंपनी मेरे को, हमारे और भारतीय उनको अपनी नौकरी पर रखेगी? कौन सी बैंक हमको लोन देगी काम करने के लिए, मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए? आप इस बात की सच्चाई को समझिए, की कोशिश करिए। या अगर ऐसा कुछ प्रोविजन हो कि हमारी जॉब चली जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको पैसे देगी, या हमको बिजनेस लॉस हो जाता है, हमारे कस्टमर क्लाइंट कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको पैसे देगी।
मतलब कि ये जो विश्व गुरु बनने का जो खुमार छाया हुआ है सर पे, उस खुमार के चलते ये सब नुकसान है जो आप जैसे हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनको इस तरह से भुगतना पड़ झेलना सकता है। पड़ रहा है, सकता नहीं है, पड़ अच्छा, पड़ रहा रहा है। है। एब्सोल्युटली पड़ अच्छा, रहा शुरू है। हो गया मतलब, असर शुरू बहुत हो पहले गया। से, बहुत पहले से। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। जी। अभी आपने शायद सुना हो कि भारत के विदेश मंत्री कई देशों से भारतीयों को इंडिया में लेके आए। उनके लिए बाहर यहाँ से बड़े-बड़े जहाज गए और उनमें लेके आए। उनको लाने की स्थिति क्यों खड़ी हुई? उनको वहां से जॉब से निकाला गया। उनको वहां से उनके संग अत्याचार होने लगे। अभी दुबई में ऐसी न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स थी कि कई लोगों ने भारत के खिलाफ और दुबई की सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में प्रचार किया। दुबई की सरकार ने उन लोगों को नौकरी से भी निकाला और देश से भी निकाला और उसके बाद उनको इंडिया वापस भेजा गया। और गवर्नमेंट ऑफ दुबई और वहां की प्रिंसेस ने ऑफिशियली वार्न किया कि इस तरह की हरकतें टॉलरेट नहीं की जाएंगी। तो मेरा सवाल ये है, जो लोग वापस गए उनको भारत सरकार ने नौकरी दी या उनको कंपनसेशन दिया? अरे सर, विशाल जी, जो है यहाँ कहीं गए नहीं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो जो बाहर से आएंगे उनको कहाँ नौकरी दी? तो जो लोग भारत जाके नौकरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं या अपने गुजर बसर करके भारत में पैसा भी भेज रहे हैं, आप उन लोगों के संग हमदर्दी रखने के बजाय या किस तरह की ये नीति है जो परेशान करने वाली नीति है? तो आप जो समुदाय है, आप हमारे जो बाहर बसे हुए भारतीय समुदाय के लोग हैं, आप क्या मतलब आप क्या चाहते हैं? आप आपकी उम्मीद किससे है इस पूरे मामले में तनाव कम हो? और मतलब वो उम्मीद कहाँ से रखते हैं आप? किस जगह से रखते हैं? और फिर वो सवाल इसके पीछे ये आता है कि उन्हीं से क्यों रखते हैं जिससे आप रखते हो? मैं आपको एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो मेरे संग हुआ है। मैं कनाडा में अपने घर के पास एक मंदिर में जाता था। कोविड के टाइम पे भक्तों का आना कम हो गया। उस कारण से मंदिर में दान आना भी शायद कम हो गया होगा। चूँकि मंदिर के बहुत सारे खर्चे थे, वो खर्चे कोविड के टाइम पे पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ के जो वरिष्ठ पुजारी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बात की, चूँकि कोविड में ज़्यादा मिलना-जुलना था नहीं। तो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे बोला कि ये हमको इस तरह की स प्रॉब्लम आ रही है और वगैरह-वगैरह। तो पहली बार मेरे दिमाग में आया कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो मैंने हमारी उन्होंने मेहनत करके सोशल मीडिया पे ये बात चलाई गई और काफ़ी लोकल कैनेडियंस ने, जो कि हिंदू नहीं थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके मंदिर में भेजे और पुजारी जी ने उसकी स्लिप काट के दी। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी सालों से रह ही रहे हैं। तो हमें ऐसे ही रहने दिया जाए और हम इस तरह से ही अपनी प्रोग्रेस कर लेंगे और बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे। पर तो मतलब आप ये भारत सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, मेरा सवाल ये था, किससे लगा रहे हैं? तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको जो ये तनाव कम हो, उसकी उम्मीद जो है वो भारत की सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से। नहीं, हमारी भारत सरकार से तनाव कम करने के साथ-साथ में हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करने की बात है। थोड़ा आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हाँ, भारत सरकार से हमको अकेली सुरक्षा की हमारे उनको रिक्वेस्ट है, पहला। दूसरा हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी टेम्पल्स पे और मंदिरों पे अभी तक ग्राफ़िटी लिखी गई है, वो सीरियसली ली जाएँ और उनको लेके, चूँकि वो हिंदुओं के खिलाफ लिखी गई हैं, हम भी हिंदू ही हैं, तो ये बात सीरियसली ली जाए और इसकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। अब अच्छा, जो ये मंदिर में पिछले जब पैसे की कमी पड़ी थी, कितना पैसा हिंदुस्तान से आया उन मंदिरों के लिए? हाँ, वो तो आप लोगों ने और आपने तो कहा कि जो लोग हिंदू नहीं थे, उन्होंने भी पैसे दिए। जो प्योर बिल्कुल, कैनेडियन थे, बिल्कुल, उन्होंने भी पैसे दिए। वाह! बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कहा, हाँ। तो मतलब कि इसी आपका तरह से जो मतलब एक तालमेल है वहाँ के प्रॉपर लोकल से, वो भी उतना अच्छा बैठा हुआ है कि उस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मतलब जो कनाडा में बिल्कुल, बसते हैं, वो सब कैनेडियन है बस, और सीधी बात है, और कुछ बिल्कुल, नहीं वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हमारी इस छवि, चीज़ को मैंने आपसे हाँ, पहले ही कहा था प्रोग्राम के शुरुआत में, हम लोग एक डाइवर्स कंट्री के रूप में माने जाते हैं। हम लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए फेमस हैं, ना कि हम लोग डिवीज़न के लिए। और वो डिवीज़न की हमारे ऊपर छाप लग रही है, वो आगे जाके हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए एक अच्छी पहचान नहीं है, जिसके साथ हम नहीं जीना चाहते।
हम एक डाइवर्स, डेमोक्रेटिक, लिबरल, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की कंट्री की आइडेंटिटी के साथ जीना चाहते हैं, ना कि इनटॉलरेंट कंट्री की आइडेंटिटी के साथ। तो देखिए जो हमारे यहाँ गीता में लिखा हुआ हिंदुस्तान है। में तो यहाँ हिंदुस्तान में तो हमारे यहाँ भारत में तो विशाल भाई अब कुछ चर्चा ऐसी हो रही है अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जब से मतलब इस तरह की जब आउटसाइड ऑफ द कंट्री जब वो किलिंग्स शुरू हुए हैं, अब कभी भारत सरकार ने इसका कोई ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल श्रेय तो आधिकारिक रूप से वो लिया नहीं कभी, लेकिन जो हमारे जो लोग हैं देश के बहुत सारे जो वो कहते हैं कि देखिए अब हमने भी जो है मोसाद की तरह और केजीबी की तरह और सीआईए की तरह हमने भी अब जो देश के दुश्मन जो है उनको अब खत्म करने का ऑपरेशन जो है हमने भी शुरू किया है और फिर मसल फ्लेक्सिंग वगैरह की जाती है कि हम अब जो है हम उन सब की श्रेणी में आ गए हैं। एक सोच यहाँ ये भी है। मयूर भाई, मुझे इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने किया है कि नहीं किया है, और नहीं मुझे तो इसका नहीं बिल्कुल किया है अंदाजा देखिए, भी नहीं क्योंकि उसका कोई आधिकारिक रूप से किसी सरकार ने कभी सरकार तो इसको चैलेंज कर रही है ना कि भाई हमने तो नहीं किया देखिए, है, मुझे बिल्कुल भी लेकिन आइडिया नहीं है इस लोग यहाँ बात पे का। ये मान रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ लोगों का ये मैं आपसे 2 बातें बताता हूँ। बिल्कुल मुझे इसका आइडिया नहीं है, भारत सरकार ने इस तरह के ऑपरेशन किए हैं या करने की प्लानिंग है या कितने कर चुके हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे जो सच्चाई और आधिकारिक आंकड़े हैं वो 3 हैं मेरे सामने, कि जी, चाइना ने हिंदुस्तान की सीमा पे आके हिंदुस्तान के सैनिकों को मारा है, ओके, पिछले कुछ दिन पहले ही। तो अपन हिंदुस्तान में आके कोई आदमी हिंदुस्तान के सैनिकों को मार के जा रहा है, उनको तो अपन रोक नहीं पा रहे। और कोई दूर कंट्री में कोई एक ऑपरेशन करके श्रेय लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ की, किस तरह का श्रेय है ये? नहीं श्रेय सरकार नहीं ले रही है, सरकार तो नहीं, कह रही है कि ये तो जनता जो भी जनता भी जनता भी जनता की मैं बात कर रहा हूँ। जनता की बात भी कर रहा हूं मैं। ये किस तरह का श्रेय है? जो आधिकारिक आंकड़े हैं, जो चाइना ने हमारे यहाँ पे आके लोगों को मारा, सैनिकों को मारा, कई की डेड बॉडी उठा के ले गए, हाथ पैर काट दिए, काफी हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। इस सब के नहीं तो बाद हम उनको नहीं रोक पा रहे। और वहां तो हमारे एक एक हमारे ऑपरेशन हुआ है कहीं पर कोई, उसका श्रेय लेने का क्या मतलब वो है? कहाँ से रिलेवेंस है इसका? पर क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि कोई आया नहीं है और कोई किसी ने कुछ 1 इंच भी छीना नहीं है, तो अब वो तो वहां तो आधिकारिक बयान दिया उन्होंने कि कोई देश में घुसा ही नहीं है, तो उस पर तो अब क्या कर सकते हैं, वहां तो ऑफिशियल बोले हैं वो, यहाँ कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। लेकिन जो भक्त वो लोग तो हैं वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं कि देखिए हम वहां भी ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी किया, हमने कनाडा में भी किया, देश के दुश्मन जो है उनको हम चुन चुन के मार रहे हैं। इस तरह का यहाँ एक माहौल जो है वो मयूर भाई, क्रिएट किया करने की ये जाने की कोशिश की जा रही है। मयूर भाई, ये ऑपरेशन भारत विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों पे हो रहा है, उनके परिवारों के संग गलत हो रहा है, उनकी फ्यूचर की जीवन पर, उनके फ्यूचर के व्यवसाय पर, उनकी फ्यूचर की नौकरियों पर इसका बहुत सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत की मीडिया को और भारत की सोशल मीडिया को और भारत की सोशल मीडिया मैनेज करने वालों को इस बात को सोचना चाहिए कि हम भी उनके भाई हैं, और ये ठीक नहीं है। हमको मुझे नहीं लगता ये किसी तरह से हमको हेल्प करने वाला है। इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह की बातें या इस तरह की लड़ाई हमको हेल्प करने वाली नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसका कारण एक ये भी है कि अगर एक बार मान के भी चले कि चलिए कुछ गुप्त ऑपरेशन होते हैं, सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं, शायद हो, लेकिन उसके बाद फिर ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग जो हैं वो एक ऐसा देश है जिससे लाखों की तादाद में लोग अलग अलग देशों में गए हैं पीढ़ियों से और वो स्थायी हुए हैं, तो वहां वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं, अपना रोजगार उनका वहीं है, उनके जनरेशन जो है एक कभी दो कुछ जगह पे 3-3 जनरेशन वहां उनकी हो चुकी है। और अगर उनको अगर इस तरह के ऑपरेशनों के चलते अगर कुछ झेलना पड़ेगा तो फिर कैसे बचाएंगे? मयूर जी, मुझे लगता नहीं है भारत सरकार को किसी तरह की सीक्रेट ऑपरेशन की जरूरत है। भारत सरकार को बड़ी ओपन एंड आउट और पब्लिकली ऑपरेशन करना चाहिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, रिजर्वेशन से पहले रिस्पेक्ट की बात करना चाहिए महिलाओं को। इस तरह जी, से करने से ओपन एंड आउट करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का जाना ही बंद हो जाए और हम उन देशों में जाके छोटी-छोटी नौकरियां और इस तरह के काम नहीं करें, जो बहुत ही तकलीफदेह हैं, और यहाँ हम अपने देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सीक्रेट ऑपरेशन की बजाय भारत सरकार को बिल्कुल ओपन ऑपरेशन करना चाहिए रोजगारी को लेके, रोजगार को लेके,
और टैलेंट को जॉब देने के लिए, टैलेंट को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देने के लिए इसमें क्या छुपाने की बात है? करें ओपन एंड आउट एंड हम लोग वी विल सपोर्ट इट। और कोवर्ट ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? अब ऐसी कोई बात इस बातचीत में, हमने अच्छी खासी बातचीत आपसे हो रही है, ऐसी कोई बात जो मुझसे मैं चूक गया हूं, आप शायद बताना चाहते हो लेकिन मेरे दिमाग से वो निकल गई हो, ऐसी कोई भी बात हो तो आप कृपया बता दें। मेरे भाई आपकी आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो गई थी, आप रिपीट करेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इस बातचीत में मुझसे अगर कोई सवाल आपसे पूछना में रह गया हो मुझसे, या मैं चूक गया हूं और ऐसी कोई बात जो आप अभी भी कहना चाहते हो तो तो मीर आप भाई वो बता दें। आपसे मीर भाई आपसे बात करना तो डेफिनेटली अच्छी बात है, और आपने जिस तरह से हमारे कैनेडियंस के कंसर्न्स को लिया है वो बहुत ही थैंक यू, धन्यवाद उसके लिए। और देखिए यहाँ से ये जो रिलेशन है कनाडा और अमेरिका के, कनाडा और इंडिया के, ये अब बुरी रास्ते पे ही जाने वाले हैं। जो मुझे लगता है ये कुछ दिनों में इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट भारत में कैनेडियन ट्रस्ट का है वो सब पब्लिक पैसा है, और कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसी जगह अपना पैसा नहीं लगाना चाहेगी जो कि एक ऐसे देश में लग रहा है जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यू, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। तो जितने भी फंड्स हैं जो कनाडा से ऑपरेट करते हैं वो डेफिनेटली इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगे, और वो वापस ले जाएंगे पैसा अपना विद इन 6 to 7 months। सेम जो है वो अमेरिका और यूके के फंड्स हैं। आपको शायद ध्यान हो, कुछ दिन पहले एक स्वीडन का एक सबसे बड़ा फंड है सॉवरेन फंड, उसने इंडिया से पहले ही अपना विड्रॉ कर लिया है ह्यूमन राइट्स के जी, वो चलते। सुना मैंने। हाँ, ह्यूमन राइट्स के चलते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते, फ्रीडम ऑफ प्रेस के चलते। तो इस तरह से घटनाएं होने वाली हैं, और भारत सरकार को इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। और जो मेरा अनुमान है, जिस तरह इस फंड के निकलने के बाद जो भारत की वित्तीय और फाइनेंशियल स्थिति बनेगी वो बहुत ही भयावह बनने वाली है। तो इसके लिए भारत सरकार को, भारत की जनता को तैयारी कर लेनी चाहिए। ये अब अपन खराब रास्ते पर चले जा चुके हैं और इसको कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए उसमें एक चीज है ना विशाल भाई, कि अब वो लोग अड़े हैं, बिल्कुल एकदम मक्कम दिख रहे हैं एकदम, कि भैया हमको इस जो आपने सीधा आरोप लगाया कि आप, हम मानते हैं हमारी जो गुप्तचर संस्था है उनका भी ये रिपोर्ट है कि आपके एजेंटों ने आके हमारे नागरिक को मार दिया है। वो चाहते हैं कि इसमें हम सहयोग करें, भारत सहयोग करे। तो अब ये अगर सहयोग नहीं होगा तो फिर आपकी बात सही है कि रिश्ते और फिर जो है वो खराब हो सकते हैं। तो वहां जो जी हमारा आपका मयूर जी आप गलत सोच रहे अच्छा, हैं। मयूर जी, ये बात अगर पब्लिक में आई है तो इससे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 लेवल की डिप्लोमेसीज होती हैं, उन सब बिल्कुल चैनल से ये सब बातें हो चुकी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। भिन्न भिन्न मुद्दों पे, भिन्न भिन्न फोरम्स पे कैनेडियन सरकार ने, भारत सरकार ने इन मुद्दों को डिस्कस किया होगा, नहीं और नहीं, वो तो जब कोई वो जानता सोल्यूशन। हूँ, मैं गलत कहा हूँ, मुझे वो समझना है। वो तो मैं जानता हूँ, हमने बोला भी कि वो तो प्रधानमंत्री मोदी से भी G20 में वो खुद ट्रूडो साहब ने कहा है मोदी साहब को, वो तो बिल्कुल, समझ रहा हूँ। मैं अब आपको मैं गलत बताता हूँ। कहा हूँ, जरा ये समझा दीजिए जी। आप ये सोच रहे हैं कि ये होगा नहीं, जब कोई बात प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आ चुकी है, इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा चुके हैं और उनसे बिल्कुल कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। बिल्कुल जब उनसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है तभी जाके ये इस रास्ते पे निकले हैं। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। ये डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन या डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन या किसी तरह का नेगोशिएशन अब संभव नहीं है। अब दिन पे दिन हमारे कनाडा के और अमेरिका इंडिया के रिलेशन खराब होंगे ही। आप क्योंकि किसी की धरती पर कैनेडियन सिटीजन को नहीं मार सकते, कैनेडियन धरती पर कैनेडियन सिटीजन को नहीं मार सकते। आप अमेरिकन धरती पे अमेरिकन सिटीजन को नहीं मार सकते, जबकि आपका इतना बड़ा डायस्पोरा उन कंट्रीज में रहता है। अगर आप इस तरह की रणनीति या राजनीति या विदेश नीति रखते हैं तो आप उन लाखों करोड़ों भारतीयों के संग अन्याय कर रहे हैं जो उन देशों में रह रहे हैं। और वो 75 बिलियन रुपया डॉलर भी भेज रहे हैं वो भी हर आपने साल। खतरे में डाल दिया। हो सकता है वो सारा पैसा एकदम आ जाए वापस इंडिया, क्योंकि सारे इंडियन जब वापस आएंगे तो इंडिया पैसा लेके आएंगे, तो सारा पैसा इंडिया लेके आ सकते हैं वो। लेकिन हाँ, अब वो पैसा कमा के तो नहीं ला सकते। तो कमाने मैं के लिए इसका उनको मतलब वाकई में पुराना ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, उन कंट्रीज का, उन सोसाइटीज का, उन लोगों का जहां वो रहते हैं। उनका इंडिया में ट्रस्ट गेन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। पर एक तरफ तो अब
विशाल भाई, एक तरफ तो बाइडेन साहब आते हैं, उनके साथ प्राइवेट डिनर होता है, बाकी सब नेता। यही वो अमेरिका है जिन्होंने मोदी जी का वीजा बैन किया हुआ था। हाँ, वो तो है। और चुनाव अगली सरकार आने के बाद किस दस्ते पर देश जाने वाला है, इसकी इंडिकेशन ये है। अच्छा, क्या तो गारंटी है कुल कि बाद में वीजा बैन नहीं होगा? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब जाएगा तो मैं मतलब जो समझ रहा हूँ, दर्शकों के लिए थोड़ा उसको और जो है सरल कर दूं, हमारी जो बातचीत का जो सार है, वो एक तो ये है। दर्शक आप जरा गौर से सुने, आप समझ, जो भाई बहन जो देख रहे हैं, एक जो बातचीत हो रही थी अब तक विशाल भाई से, उसका जो सार मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है। और मैं अगर कहीं जो है उसको ठीक से समझ नहीं पाया हूं तो विशाल भी, आप उसको भी ठीक कर देना। कि एक तो यह है कि ये जो तनाव पैदा हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अचानक कुछ नहीं होता है। ये डिप्लोमेटिक लेवल पे हर तरह से, मतलब प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, वन टू वन बातचीत होने के बाद जब कनाडा सरकार की बात को भारत सरकार ने नहीं माना है, तब जाके ये फैसला लिया गया है। और वहां की जो संसद है, वहां उसके प्रधानमंत्री कनाडा के जो है ट्रूडो, उन्होंने कहा कि भाई अब हम ये क्या मानते हैं, हम आरोप लगा रहे हैं बहुत समझ बूझ के कि हमारे नागरिक की हत्या भारत सरकार के एजेंटों ने की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो मांग कर रहे हैं कि हमको जांच करनी है और जांच में सहयोग चाहिए भारत सरकार से, जो हमारी सरकार देने से साफ मना कर चुकी है, तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार ने कोई सही रूप से डिप्लोमेटिक तरीके से कोई अगर रास्ता नहीं निकाला, तो भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते जो हैं वो और खट्टे होते जाएंगे, और जितने हो सकते हैं उतने होते जाएंगे। और उसका एक नतीजा बहुत बड़ा ये होगा कि जो हमारा समुदाय, हमारे जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं, उन सब के लिए आने वाले दिनों में अपने कामकाज को लेकर, अपने निजी जीवन को लेकर, उनकी अपनी खुद की सुरक्षा को लेकर, और उनके व्यवसाय को लेकर, और उनके भविष्य को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी एक दुविधाजनक स्थिति वो खड़ी होने वाली है। और साथ साथ जो आर्थिक रूप से जो एक रेमिटेंस भेजा जा रहा है, उसको लेकर भी हमारे ही देश को नुकसान होने वाला है। और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाहर से, जिसे आप कह रहे थे विशाल भाई, कनाडा से बहुत सारे जो है पब्लिक फंड जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी होना बंद हो सकता है। तो वित्तीय रूप से भी हमको फटका पड़ेगा, धक्का लगेगा। और हमारे जो भाई बहन जितने भी लाखों लोग जो है वहां पे रहते हैं, उन सब की जो एक हर तरह से जो पूरा एंगल मैंने बोल दिया, निजी से लेके व्यावसायिक से लेके हर चीज, उस भविष्य पर भी बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा होने जा रहा है। ये मैं विशाल भाई की बातचीत से मैं इतना एक सार निकाल पाया हूँ। विशाल भाई, अगर मैं कुछ कहीं गलत हूं तो आप सुधार एक दीजिएगा, छोटा सा और कुछ छोटी सी ऐड करना हो तो ऐड कर दीजिए। एक छोटा सा बात। देखिए, जी। ट्रूडो साहब ने मोदी जी से कमरे में क्या बोला, इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है। जी। तो वो जानकारी ट्रूडो साहब और मोदी जी के बीच की है, और वो बहुत ही प्रिविलेज्ड और कॉन्फिडेंशियल हम्म, इंफॉर्मेशन। पहली चीज। दूसरी चीज, मयूर जी, हम अमेरिका में, कनाडा में, पूरे विश्व में रहते हैं। हमसे कोई नहीं पूछता कि आप हिंदू हैं कि नहीं, या मुसलमान हैं। हमसे एक ही बात पूछी जाती है, आप इंडियन हैं और आप में क्या टैलेंट है। हम एक नई आइडेंटिटी लेके फॉरेन कंट्री में, विश्व में एक जॉब, व्यापार या अन्य नहीं कर सकते। हमें अपने टैलेंट पे, हमें अपने ऑनेस्टी पे, हमें अपने कल्चर पे, सभ्यता पे, ईमानदारी से ही हमको उन देशों में जगह मिली है, और हमें वही जगह चाहिए। पहला। दूसरा, हमारे परिवारों पे इस घटना के बाद से वाकई में एक चिंता का विषय है। यहाँ पे पुलिसिंग बड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, और हमारी भारत सरकार से, और मोदी जी चूंकि एनआरआई लोग को लेके बहुत सारे सॉफ्ट हैं, काफ़ी हमारे पूरे एनआरआई कम्युनिटी के लेके बहुत सॉफ्ट है। तो मैं पूरी एनआरआई कम्युनिटी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने चैनल से और माध्यम से मोदी जी से रिक्वेस्ट करें कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए और हम लोगों के वेलबींग के लिए जो भी संभव प्रयास है उसको करें। मंदिरों पर ग्राफिटी लिखा जाना, डिप्लोमेट्स की फोटो लगा के उन पर गोली मारना, ये बहुत ही प्रीकर्सर साइन है कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है पूरे विश्व में। तो ये मेरी दूसरी गुजारिश है। तीसरी गुजारिश है कि कैसे जल्दी से जल्दी इस घटना में शांत किया जाए और डिप्लोमेटिक रिलेशन
पूरी तरह से नॉर्मलसी में लाए जाएं, जिससे कि हमको वापस उसी रिस्पेक्ट और उसी सम्मान के साथ उन देशों में और उसी निर्भीकता से, बिना किसी फियर के, हम लोग उन देशों में रह सकें। विशाल जी, बहुत ज्यादा मतलब जानकारी हमको मिली। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं या आगे जिसको फिर देखेंगे इस कार्यक्रम को, वो सब जो है आपकी बात को गौर से सुने। हम ये चाहेंगे कि आपने जो बात कही है वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जैसा है। ये जो जानकारी आपने दी है वो ऐसे कोई सैटेलाइट टीवी चैनल से नहीं मिलेगी हमको। वो जो आप जैसे लोग वहां जो रहते हैं और वहां अपना कारोबार से लेकर अपना जीवन गुजारा करते हैं परिवार के साथ, जो आप बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल परिचित हैं, वैसी जानकारी आपने जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि आप सब जो कनाडा में रहते हैं, हमारे जितने भी भारतीय समुदाय के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा जो है, वो सब सलामत रहें, सेफ रहें, सुखी रहें हर तरह से, जो जैसे हैं वैसे, मतलब आपके हालात खराब ना हो, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। और उम्मीद ये कर सकते हैं कि हमारी सरकार की ओर से कुछ ऐसे कदम लिए जाए और जिससे आप लोगों को सांत्वना मिले और आपका जो अभी ये जो आप जो 3 बात कर रहे थे कि कम से कम वो उसको देख लिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, हमारा कार्यक्रम भी जो है हमको बताया गया है कि सरकार में देखा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं इस देश के शासन को चलाने वाले, वो इसको बिल्कुल ध्यान से गौर से सुने, क्योंकि ये वास्तविकता है जो विशाल जी ने कही है। और ये सिर्फ कनाडा की वास्तविकता नहीं है, ये हमारे जो विकसित देशों में भारतीय रहते हैं या तो जो हमारी तरफ विकासशील है वहां भी रहते हैं, वो सब जगह की वास्तविकता है। तो यहाँ से कोई हिंदू बाहर जाता है तो वो हिंदू नहीं होता, यहाँ से कोई मुसलमान बाहर जाता है तो मुसलमान नहीं होता, सिख, ये सब इंडियन ही होते हैं बेसिकली। तो उनकी पहचान वहाँ इंडियन की, समझना बहुत जरूरी है। तो रिपरकशंस जो है वो फिर उन पर आते हैं, आ सकते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि आना शुरू हो चुके हैं। तो बस यही हम चाहेंगे। बहुत बहुत विशाल भाई, धन्यवाद आपका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये विशाल जी थे, हमने उनसे बात की, एक बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई है, 50-55 मिनट की बात है, लेकिन वो करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जैसे हमने कल अपने कार्यक्रम में कहा था कि ये मुद्दा जो है छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा होगा। और इसलिए हमने विशाल भाई से बात की आज, क्योंकि वो स्थायी है, सालों से है वहां पे, अच्छा खासा उनका कारोबार है और परिवार उनका वहीं स्थायी है। कुछ निजी काम से आए थे अभी, फिर वापस चले जाने वाले हैं। तो वो सब बातें जो उन्होंने बताई, मैं एक बार फिर से कहूंगा, बहुत गौर से सुनिएगा और सुन के फिर सोचिएगा, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार आपसे 2 हाथ जोड़कर जो है विनती करता हूँ, करबद्ध होके, कि आप जो है दिमाग का जो खिड़की दरवाजा होता है, आप मेहरबानी करके उसको खुला रखें, ताकि जो है विचारों का आवागमन होता रहे। बंद चीजें जो होती है वो उसमें फिर सड़न पैदा हो जाती है। खुली जो है ना, खुला रखे मामला, तो विचार आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे। जो अच्छे हैं उसको पकड़ लीजिए, जो बुरे हैं उनको जाने दीजिए। ये करना बहुत जरूरी है। ये हमको आपको इस कार्यक्रम में बताना था। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर, ये हमको आप हमारा जो ये कमेंट बॉक्स है नीचे, इसमें लिख के हमको आप बताएं। और अगर ये बातचीत आपको पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है भाई, उसको आप जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, क्योंकि ये जो जानकारी है वो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाए। और आप सब जानते हैं कि हम कोई झूठ का कारोबार करते नहीं है, हम जो सच होता है वो दिखाते हैं। तो बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।